दिल्ली के हृदय में स्थित 5 सितारा होटल की चमकती हुई लॉबी उस रात मानो स्वर्ग के महल जैसी लग रही थी। झूमर से टपकती सुनहरी रोशनी संगमरमर की चिकनी सतह पर परावर्तित होकर पूरे हाल को आलोकित कर रही थी। यह एक वार्षिक चैरिटी नाइट थी, जहां शहर के नामचीन उद्योगपति, राजनेता और फिल्मी सितारे एक साथ इकट्ठा हुए थे। हर कोई अपने सबसे शानदार कपड़े पहनकर आया था, पुरुष सिलवाया हुआ सूट या पारंपरिक कुर्ता पायजामा में, और महिलाएं कीमती साड़ियों और गहनों से सजी हुईं। इस चमकदमक के बीच एक व्यक्ति था, जो सबकी नजरों से लगभग अदृश्य था। उसका नाम राहुल था। 30 वर्षीय यह युवक होटल का सफाई कर्मी था। साधारण नीली वर्दी पहने वह अपने ट्रॉली में झाड़ू, पोछा और खाली गिलासों से भरी ट्रे लेकर चुपचाप हाल के कोने से अंदर आया। 5 साल से वह यही काम कर रहा था, बिना किसी से बात किए, बिना किसी को परेशान किए, बस अपनी ड्यूटी निभाते हुए। उसकी जिंदगी का मकसद साफ था, जितना हो सके कम नजर आना। राहुल ने हमेशा सीखा था कि इस समाज में उसकी जगह बस फर्श पर बिखरे टुकड़े समेटने की है। लेकिन उस रात नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। इसी बीच भीड़ के बीच से एक स्त्री का प्रवेश हुआ जिसने पूरे हाल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह आर्या थी, दिल्ली की सबसे युवा अरबपति, जिसने अपने पिता के निधन के बाद विशाल रियल एस्टेट साम्राज्य और होटल चेन संभाली थी। लाल रंग की रेशमी साड़ी में हीरे की चमक से सजी वह किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। कैमरे उसकी हर मुस्कान कैद कर रहे थे। लोग उसके आगे झुक-झुक अभिवादन कर रहे थे। आर्या इस आयोजन की मुख्य प्रायोजक थी। बाहर से देखो तो यह उसकी दरियादिली का प्रतीक लगता था, लेकिन हकीकत यह थी कि वह यहां अपनी छवि बनाए रखने और अपने व्यवसाय के प्रभाव को और मजबूत करने आई थी। राहुल ने दूर से यह सब देखा और मन ही मन सोचा, ये लोग जरूरतमंदों की मदद की बातें करते हैं, मगर अपने ही कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसकी उंगलियां अभी भी खाली गिलास उठाने में व्यस्त थीं, पर आंखों में कहीं हल्की सी चुभन थी। उसे क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। राहुल धीरे धीरे मेजों पर रखे खाली गिलास और प्लेटें समेट रहा था। चारों ओर ठहाकों और बातचीत की गूंज थी, लेकिन उसके लिए यह सब मानो किसी और दुनिया की आवाजें थीं। उसके कदम बेहद सावधान थे, ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। 5 साल की नौकरी ने उसे सिखा दिया था कि अमीरों की दुनिया में सफाई कर्मी केवल एक परछाई की तरह होता है, मौजूद भी और अदृश्य भी। हॉल की भव्यता देखकर किसी का भी मन मोहित हो सकता था। सफेद कपड़े से ढकी गोल मेजें, जिन पर सुनहरे फूलदान और ताजे गुलाब सजाए गए थे, हवा में महंगे इत्र की खुशबू घुली हुई थी। लेकिन राहुल की आंखों में यह सब चमक नहीं, बल्कि बोझिल लगता था। उसके मन में एक टीस उठी, यह वही दिल्ली है जहां बाहर सैकड़ों बच्चे भूख से सोते हैं, और यहां लाखों रुपए सिर्फ सजावट पर खर्च हो रहे हैं। फिर भी वह किसी से कुछ कह नहीं सकता था। उसकी दुनिया सीमित थी, झाड़ू, ट्रॉली और फर्श पर गिरे धब्बे। वह समझ चुका था कि इन लोगों के लिए उसका अस्तित्व सिर्फ तब याद आता है जब कोई दाग मिटाना हो। जैसे ही उसने एक मेज से गिलास उठाया, उसकी नजर सामने पड़े भव्य पियानो पर पड़ी। काले रंग का ग्रैंड स्टेनवे मंच के बीचों बीच रखा हुआ। उस पल उसका दिल हल्का सा कांप उठा। वर्षों से उसने पियानो को छुआ तक नहीं था, लेकिन उस वाद्ययंत्र को देखते ही पुरानी यादें हिलोरे लेने लगीं। वही उंगलियां जो अब कपड़े से दाग पोंछ रही थीं, कभी सुरों पर नृत्य करती थीं। राहुल ने गहरी सांस ली और तुरंत निगाहें झुका लीं। वह जानता था कि उसके सपने और हकीकत के बीच की दूरी अब शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। उसी समय माहौल अचानक और जीवंत हो उठा। होटल के मुख्य द्वार से कैमरों की फ्लैश चमकने लगीं और सबकी निगाहें उस ओर मुड़ गईं। आर्या ने प्रवेश किया, दिल्ली की चर्चित उद्योगपति, युवा और आकर्षक। उसके आगमन के साथ ही पूरा हॉल जैसे ठहर गया। उसने गहरे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी, जिस पर सोने की कढ़ाई चमक रही थी। हीरे का हार और कंगन उसकी शानो-शौकत का ऐलान कर रहे थे। उसके कदमों में एक अकड़ थी और मुस्कान में आत्मविश्वास से भरा दिखावा। लोग झुक-झुक उसका अभिवादन कर रहे थे, मानो उसकी एक नज़र से उनका सम्मान बढ़ जाएगा। आर्या हाल के बीच से गुजरते हुए मेहमानों का स्वागत करती रही। वह हर जगह कैमरे के सामने रुककर तस्वीरें खिंचवाती, हल्की फुल्की हंसी हंसती,
और समाज सेवा की बातें करती। दोस्तों, आज की शाम सिर्फ मौजमस्ती के लिए नहीं है, उसने मंच पर चढ़कर कहा। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सकें। आशा है कि आप सब खुलकर दान देंगे। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन राहुल ने दूर से यह दृश्य देखा तो उसके होंठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। उसने सोचा, ये लोग मंच पर इंसानियत का दिखावा करते हैं, मगर अपने कर्मचारियों से इंसान की तरह बात तक नहीं करते। वह चुपचाप अपनी ट्रॉली आगे बढ़ाता रहा। उसके दिल में न जाने क्यों यह एहसास और गहरा हो गया कि आज की रात किसी अनजाने मोड़ पर उसे ले जाने वाली है। राहुल धीरे धीरे एक मेज के नीचे झुका और वहां गिरे गिलास को उठाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। आर्या उत्साह से हंसते हुए पीछे की ओर बढ़ी और अनजाने में सीधे राहुल से टकरा गई। टकराव हल्का था, लेकिन इतना कि उसके हाथ में पकड़ा मॉकटेल का गिलास हिल गया और सुनहरी तरल सीधा उसकी महंगी साड़ी पर गिर पड़ा। लाल रेशम पर यह धब्बा किसी जलते हुए निशान जैसा दिखने लगा। ये क्या किया तुमने? आर्या चीखी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सभी की नजरें तुरंत उसी दिशा में मुड़ गईं। राहुल घबराकर खड़ा हुआ, हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ कीजिए, मैडम। ये बस एक दुर्घटना थी। लेकिन आर्या का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता है ये साड़ी कितने लाख की है? तुम जैसे निकम्मे लोग सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए पैदा हुए हैं, साफ करने के लिए नहीं। भीड़ के बीच हल्की हल्की हंसी और फुसफुसाहट गूंजने लगी। कुछ मेहमानों ने मोबाइल उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। राहुल के गाल शर्म से लाल हो उठे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं सफाई का खर्चा भर दूंगा। यह सुनकर आर्या जोर से हंसी। लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं, बल्कि तिरस्कार भरा हुआ था। सफाई का खर्चा? तुम्हारी तनख्वाह तो मेरे जूते की पॉलिश से भी कम होगी। तालियों और ठहाकों के बीच राहुल बिल्कुल अकेला खड़ा रह गया। उसकी आंखें झुकी थीं, लेकिन दिल में कहीं गहराई से कुछ जाग उठा था, अपमान की आग, और उस आग के साथ एक भूली बिसरी याद। भीड़ अब पूरी तरह तमाशबीन बन चुकी थी। सबको लग रहा था कि अब यह नौकर शर्मिंदा होकर चुपचाप भाग जाएगा। मगर आर्या की आंखों में अब भी संतोष नहीं था। वह राहुल को और नीचा दिखाना चाहती थी। उसने अचानक मंच पर रखे ग्रैंड पियानो की ओर इशारा किया और ठंडी हंसी के साथ बोली, अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो, तो एक सौदा करो। इस पियानो पर बजाओ। और अगर तुम इसे किसी प्रोफेशन से बेहतर बजा पाए, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। कोई चिल्लाया, वाह, ये तो मजेदार होगा। किसी ने मोबाइल ऊपर उठाकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। सबको यकीन था कि यह बस एक क्रूर मजाक है, एक गरीब इंसान की और बेइज्जती करने का तरीका। राहुल सन्न खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींचने लगीं। अपमान की चुभन उसके सीने में गहराती जा रही थी। आंखें अनजाने में उस पियानो पर टिक गईं, वही वाद्ययंत्र जो कभी उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। भीड़ से आवाज आई, चलो, हिम्मत है तो कोशिश करो। आर्या ने व्यंग्य से ताली बजाई, हाँ राहुल, दिखाओ हमें कि तुम सिर्फ झाड़ू पकड़ना जानते हो या कुछ और भी। उस पल राहुल के भीतर दबा हुआ अतीत जाग उठा। उसे याद आया जब वह दिल्ली संगीत अकादमी में बजाता था, जब उसके माता पिता गर्व से उसकी ओर देखते थे। और फिर वही हादसा जिसने सब कुछ छीन लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल दहला रहा था। पर अचानक उसने सीना सीधा किया और धीमी मगर साफ आवाज में कहा, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। पूरा हॉल कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गया। पूरा हॉल अचानक सन्नाटे में डूब गया। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह साधारण सफाई कर्मी सचमुच चुनौती स्वीकार कर चुका है। कुछ मेहमानों ने एक दूसरे को देख हंसी दबाई, तो कुछ ने मोबाइल के कैमरे और करीब कर लिए ताकि इस तमाशे को कैद कर सकें। राहुल वहीं खड़ा रहा। भीतर का तूफान उसके चेहरे पर जाहिर नहीं हो रहा था, लेकिन दिल में पुरानी चोटें गहरी तरह से जाग चुकी थीं। 5 साल पहले तक वही उंगलियां, जो अब पोछा और झाड़ू चलाती थीं, पियानो की चाबियों पर उड़ती थीं। दिल्ली संगीत अकादमी में उसकी प्रतिभा को लोग चमत्कार कहते थे।
लेकिन माता पिता के अचानक दुर्घटना में चले जाने के बाद उसे अपने सपनों को त्यागना पड़ा। कर्ज चुकाने के लिए उसने सब कुछ बेच दिया, यहां तक कि अपना प्रिय पियानो भी। आज तक उसने मंच से दूरी बनाए रखी थी। हर बार जब वह किसी वाद्य यंत्र को देखता, उसके दिल में टीस उठती और आंखें झुक जातीं। मगर आज अपमान और तिरस्कार ने उस पुराने डर पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। आर्या व्यंग्य से मुस्कुराए। क्या हुआ? डर गए? अभी भी पीछे हट सकते हो। राहुल ने उसकी आंखों में पहली बार सीधे देखा। उसकी आवाज शांत मगर दृढ़ थी। नहीं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। भीड़ में फुसफुसाहट गूंज उठी। कुछ लोग हंसे, कुछ अवाक रह गए। और सबको लगने लगा कि यह रात अब किसी अप्रत्याशित मोड़ की ओर बढ़ रही है। मंच की ओर बढ़ते राहुल के हर कदम पर सैकड़ों आंखें टिकी थीं। माहौल भारी था, मानो सब उसकी हार देखने के इंतजार में हो। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये तो बैठते ही चाबियां तोड़ देगा। किसी और ने हंसते हुए जोड़ा, इससे अच्छा तो हमारा बच्चा जन गण मन बजा लेता है। आर्या अपनी साड़ी संभालते हुए सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जैसे उसने पहले ही यह खेल जीत लिया हो। उसने ऊंची आवाज में कहा, तो राहुल, हमें दिखाओ तुम्हारे हाथों में संगीत है या सिर्फ झाड़ू की पकड़। राहुल ने गहरी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब शांति उतर आई। मानो भीड़ की हंसी, उनकी बातें सब धीरे धीरे धुंधली हो रही हों। उसके सामने बस पियानो था, काला, चमचमाता, भव्य। वही पियानो जो उसके खोए हुए अतीत का प्रतीक था। भीड़ धीरे धीरे गोल घेरे में खड़ी हो गई। कुछ लोग हंसी मजाक में पैसे की शर्त लगाने लगे। 1000 रुपए की शर्त है, ये 30 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकेगा। नहीं, 500 कहता हूं, ये पहली ही धुन बिगाड़ देगा। राहुल ने पियानो की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से ढक्कन खोला। उसकी उंगलियां हल्के से चाबियों पर टिकीं। उस स्पर्श ने उसके भीतर भूली बिसरी यादें जगा दीं। उसे अपने गुरु की आवाज याद आई, संगीत को बजाना नहीं, महसूस करना सीखो। भीड़ अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। सबको इंतजार था, क्या ये गरीब इंसान वाकई हिम्मत दिखाएगा या तमाशा बनकर रह जाएगा। राहुल ने आंखें बंद की और पहली बार दिल से कहा, ये सिर्फ संगीत नहीं होगा, ये मेरा जवाब होगा। राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और दोनों हाथों को चाबियों पर टिका दिया। पूरा हॉल मानो सांस रोके खड़ा था। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, हंसी, फुसफुसाहट, कैमरों की चमक, सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। फिर पहला सुर हवा में गूंजा। कोमल, पारदर्शी, जैसे किसी नदी का पहला कलकल बहाव। आवाज इतनी सधी हुई थी कि सुनने वालों की गर्दन अपने आप पियानो की ओर मुड़ गई। भीड़, जो कुछ क्षण पहले ठहाके मार रही थी, अब चुप थी। हॉल की विशालता में सिर्फ पियानो की धुन तैर रही थी। राहुल की उंगलियां चाबियों पर ऐसे नाच रही थीं, जैसे बरसों से वहीं ठहरी हों। हर सुर के साथ उसका चेहरा बदलता गया, कभी गहरी उदासी झलकती, कभी दिल की कसक, तो कभी किसी अनदेखे सुख की चमक। यह सिर्फ संगीत नहीं था, यह उसकी आत्मा की पुकार थी। आर्या की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने सोचा था कि यह नौकर जल्द ही लड़खड़ा जाएगा, गलत सुर छेड़ेगा और सबकी हंसी का पात्र बन जाएगा। लेकिन यहां जो हो रहा था, वह बिल्कुल उल्टा था। राहुल ने सुरों को जोड़ते हुए ऐसी धुन रची जो सबके दिल को छू रही थी। एक साधारण लोकगीत की धुन को उसने इतना सुंदर बना दिया कि लगता था जैसे कोई कथा कह रहा हो, दर्द, संघर्ष और उम्मीद की कथा। कोने में खड़ा एक बुजुर्ग मेहमान बुदबुदाया, हे भगवान, ये तो किसी प्रोफेशन से भी बेहतर बजा रहा है। दूसरा बोला, मैंने कभी इतनी गहराई से संगीत महसूस नहीं किया। और उसी पल सबको लगा कि यह आदमी सिर्फ सफाई कर्मी नहीं है, यह कुछ और है, एक कलाकार जो अब अपनी असली पहचान लौटा रहा था। धीरे धीरे धुन और गहरी होती गई। राहुल ने अपनी उंगलियों से सुरों का ऐसा जाल बुना कि हर दिल उसमें कैद हो गया। जो धुन शुरू में साधारण थी, अब जटिल हो रही थी, कभी तीव्र, कभी धीमी, कभी आंधी की तरह गरजती, तो कभी बारिश की बूंदों जैसी कोमल। लोग, जो पहले तमाशा देखने आए थे, अब मंत्रमुग्ध खड़े थे। किसी ने मोबाइल नीचे कर दिया, किसी की आंखें भर आईं। हॉल में एक अजीब सी खामोशी थी,
लेकिन यह खामोशी उपहास की नहीं बल्कि श्रद्धा की थी। राहुल का चेहरा बदला हुआ था। उसमें अब डर या शर्म नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और हर सुर के साथ वह मानो कह रहा था, मैं अदृश्य नहीं हूं, मैं भी कुछ हूं। आर्या की सांसें भारी हो रही थीं। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह कैसे हो सकता है? जिस इंसान को उसने सबके सामने अपमानित किया, वही अब सबका दिल जीत रहा है। उसने होंठ भींच लिए, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। भीड़ के बीच से एक धीमी सी आवाज उठी, वाह। फिर धीरे धीरे ताली बजने लगी। पहले एक व्यक्ति, फिर दूसरा, और फिर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राहुल ने अब तक सिर झुकाए रखा था, लेकिन जैसे ही उसने एक लंबी, गूंजती हुई धुन पर रचना समाप्त की, उसने पहली बार भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि पुनर्जन्म के थे। उस क्षण पूरा हॉल यह मान चुका था, यह कोई साधारण सफाई कर्मी नहीं, बल्कि एक खोया हुआ उस्ताद है। राहुल ने बिना रुके अगली रचना शुरू कर दी। इस बार धुन और भी कठिन थी, एक शास्त्रीय सोनाटा, जिसे बजाने के लिए बरसों की साधना चाहिए। उसकी उंगलियां चाबियों पर इस तरह दौड़ रही थीं मानो बिजली की धार बह रही हो। संगीत की लहरें हॉल में गूंज उठीं, कभी तेज तूफान जैसी, तो कभी मंदिर की घंटियों जैसी शांत। हर सुर में दर्द था, हर ताल में संघर्ष, और हर लय में आशा की एक किरण। यह सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं थी, यह उसके जीवन की कहानी थी, जो सुरों के जरिए बाहर आ रही थी। भीड़ अब पूरी तरह चुप थी। न हंसी, न मजाक। सबके चेहरों पर विस्मय था। लोग मानो भूल गए थे कि यह वही व्यक्ति है, जिसे कुछ ही देर पहले निकम्मा कहा गया था। कोने में खड़े एक बुजुर्ग संगीत प्रेमी ने धीरे से कहा, ये तो विरासत है। ऐसा हुनर तो पीढ़ियों में एक बार जन्म लेता है। एक और महिला बोली, यह संगीत आत्मा को छू रहा है। आर्या का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। जिस मजाक से वह अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहती थी, वही अब उसकी हार का प्रमाण बन रहा था। राहुल के हर सुर ने मानो उसके दिल पर चोट की हो। और जब रचना अपने चरम पर पहुंची, तेज, शक्तिशाली, गरजती हुई धुन के साथ, लोगों ने अनायास ही सांस रोक ली। और फिर एकदम से शांति। राहुल ने आखिरी सुर को लंबा खींचते हुए समाप्त किया। वह आवाज हॉल की दीवारों से टकराई और कुछ पल तक गूंजती रही। खामोशी छा गई। फिर अचानक पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह तालियां मजाक की नहीं, बल्कि सच्चे सम्मान की थीं। राहुल ने धीरे से सिर झुकाया। 5 साल बाद उसने खुद को फिर से जीवित महसूस किया। तालियों की गड़गड़ाहट अभी थमी भी नहीं थी कि भीड़ में से एक गहरी, प्रभावशाली आवाज गूंजी, अद्भुत! मैंने वर्षों से ऐसी प्रस्तुति नहीं सुनी। सबकी निगाहें उस ओर मुड़ी। यह दिल्ली के मशहूर संगीत समीक्षक राजीव मेहता थे, जिनकी समीक्षा किसी भी कलाकार का भविष्य तय कर सकती थी। सफेद बाल, सुनहरी चश्मा और चेहरे पर गंभीरता। जब वह आगे बढ़े तो भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ती चली गई। राजीव पियानो के पास पहुंचे और सीधे राहुल की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा दोनों झलक रहे थे। तुमने यह कहाँ सीखा? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। राहुल एक पल चुप रहा। इतने वर्षों से उसने अपने अतीत को छुपाए रखा था, लेकिन अब सच्चाई छिपाना नामुमकिन था। उसने सीधा जवाब दिया, दिल्ली संगीत अकादमी। 5 साल पहले। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दिल्ली संगीत अकादमी? वही जहां सिर्फ देश के चुनिंदा प्रतिभाशाली छात्र दाखिला पा सकते हैं? हाँ, वही, किसी ने कहा। राजीव ने सिर हिलाया। मुझे अब याद आ रहा है। मैं उस दिन वहां मौजूद था जब एक युवा पियानो वादक ने अपनी कला से सबको स्तब्ध कर दिया था। वही चेहरा है, वही जज्बा। आर्या के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह अवाक खड़ी थी। उसका मजाक अब हकीकत की तरह उसके खिलाफ खड़ा था। भीड़ से किसी ने कहा, तो यह सफाई कर्मी नहीं,
बल्कि देश का खोया हुआ सितारा है। दूसरा बोला, क्या हालात ने इसे यहां पहुंचा दिया? तालियों का शोर फिर से गूंज उठा, इस बार और भी ज्यादा ताकत से। राहुल की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी राहत थी। आखिरकार उसका असली नाम और पहचान लौट रही थी। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने दिल्ली संगीत अकादमी के सितारे को एक साधारण सफाईकर्मी बना दिया। राजीव मेहता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे याद है, 5 साल पहले इस युवक का नाम अखबारों की सुर्खियों में था। लोग इसे भारत का अगला महान पियानो वादक कहते थे। लेकिन अचानक यह गायब हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सबकी नजरें राहुल पर टिक गईं। लेकिन राहुल चुप रहा। उसकी आंखें झुक गईं। तभी भीड़ के पीछे से एक बुजुर्ग महिला आगे आईं। वह होटल की वरिष्ठ प्रबंधक मीरा जी थीं, जो पिछले 20 साल से यहां काम कर रही थीं। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आवाज में करुणा थी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि राहुल क्यों गायब हुआ। उसके माता पिता एक भयानक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। वे अकेले संतान थे और परिवार पर भारी कर्ज था। सब कुछ बेचकर भी वह कर्ज चुका नहीं पाया। उसने अपना प्रिय पियानो भी बेच दिया। उस दिन के बाद से उसने संगीत से दूरी बना ली। भीड़ में हलचल मच गई। ओह, यह तो बहुत दुखद है। सोचो, इतनी प्रतिभा सिर्फ हालात की वजह से दब गई। मीरा जी ने आगे कहा, उसने सफाईकर्मी की नौकरी इसलिए ली ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन उसके भीतर का कलाकार कभी मरा नहीं। आज आपने उसकी आत्मा की आवाज सुनी है। राहुल की आंखें भर आईं। वह भीड़ की ओर देखना नहीं चाहता था। इतने बरस बाद उसके घाव सबके सामने खुल गए थे। आर्या एकदम चुप थी। उसका चेहरा सख्त था, मगर अंदर से वह टूटने लगी थी। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने सचमुच इस आदमी को अपमानित करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? पूरा हॉल खामोश था। सबको अब यह साफ दिख रहा था कि उनके सामने सिर्फ एक सफाईकर्मी नहीं, बल्कि संघर्ष और बलिदान से गुजरा हुआ एक सच्चा कलाकार खड़ा है। मीरा जी की आवाज और भी गहरी हो गई। उन्होंने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, राहुल सिर्फ कलाकार नहीं था, वह अपने माता पिता की पूरी उम्मीद था। उन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपना सब कुछ बेटे की पढ़ाई और संगीत पर खर्च कर दिया था। लेकिन किस्मत ने उन्हें छीन लिया। हादसे के बाद राहुल पर कर्ज का इतना बोझ आ गया कि उसे अपने सपनों की बलि देनी पड़ी। लोग स्तब्ध खड़े सुनते रहे। उसने अपना पियानो बेच दिया, वही पियानो जो उसके जीवन का साथी था। मीरा जी की आंखें भीग गईं। और तभी से उसने कसम खा ली कि वह कभी संगीत नहीं बजाएगा, क्योंकि हर धुन उसे अपने माता पिता की याद दिलाती थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया, जैसे उन्हें अपराधबोध हो रहा हो कि वे अभी अभी इस आदमी का मजाक उड़ा रहे थे। राहुल की आंखें नम थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, हर बार जब मैंने किसी वाद्ययंत्र को देखा, मुझे अपने माता पिता का चेहरा याद आ गया। उनके सपनों को पूरा न कर पाने का दर्द इतना गहरा था कि मैंने संगीत से ही दूरी बना ली। मेरे लिए पियानो बजाना अब सिर्फ सुरों का खेल नहीं, बल्कि जख्मों को कुरेदने जैसा था। भीड़ में खड़े एक युवक ने कहा, लेकिन आज आपने तो फिर वही जादू जगा दिया। राहुल ने उसकी ओर देखा, होठों पर एक उदास मुस्कान आई। हाँ, आज जरूरत थी। अपमान ने मुझे वह करने पर मजबूर किया, जिसे मैं बरसों से दबाए बैठा था। आर्या का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में असहजता साफ थी। जिस खेल को उसने मजाक समझा था, वही अब उसके लिए अभिशाप बन रहा था। मीरा जी ने अंतिम बात कही, यह आदमी भले ही सफाईकर्मी बन गया हो, लेकिन आज आपने देखा कि उसकी आत्मा अब भी एक महान कलाकार की है। कभी मत भूलिए कि हालात किसी की पहचान छीन सकते हैं, लेकिन प्रतिभा को नहीं मार सकते। भीड़ ने धीमी तालियों से इस बात की पुष्टि की। और उस तालियों की गूंज में राहुल खड़ा रहा, टूटा हुआ भी, लेकिन भीतर से कहीं न कहीं पुनर्जन्म लेता हुआ। हॉल में कुछ पल के लिए ऐसी चुप्पी छा गई मानो सबकी सांसें थम गई हों। हर कोई राहुल को देख रहा था, वह सफाईकर्मी नहीं,
बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने हालातों से लड़ते लड़ते अपना सब कुछ खो दिया था। राहुल ने पहली बार सीधे भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन आवाज दृढ़ थी। 5 साल से मैंने खुद को अदृश्य बना लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं संगीत से दूर रहूंगा तो शायद दर्द भी दूर हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि दर्द कहीं गया ही नहीं। वह बस मेरे भीतर दबा रहा और आज बाहर निकल आया। भीड़ में बैठे एक बुजुर्ग सज्जन बोले, बेटा, तुमने जो खोया उसकी भरपाई शायद कभी न हो पाए, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो वरदान है, संगीत। और वह किसी भी दौलत से बड़ा है। कुछ लोग सिर हिलाकर सहमति जताने लगे। उनकी आंखों में सम्मान झलकने लगा। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, मैंने ये नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि यहां मैं भीड़ में खो सकता था। किसी की नजर मुझ पर न पड़े, कोई मुझसे सवाल न करे। मुझे बस जीना था और यही एक रास्ता था। एक युवा महिला ने धीरे से कहा, पर आज तुमने हमें दिखा दिया कि तुम्हें छुपना नहीं चाहिए था। तुम तो उस रोशनी की तरह हो जो अंधेरे को चीर देती है। इन शब्दों ने पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। अब लोग राहुल को देख रहे थे न कि एक नौकर के रूप में, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपमान और दर्द को ताकत में बदल दिया। आर्या के चेहरे पर बेचैनी और गुस्से का मिश्रण था। उसका दिल कह रहा था कि उसने गलती की है, लेकिन उसके अहंकार को यह स्वीकारना मुश्किल था। उसकी निगाहें राहुल से टकराईं और पहली बार उसमें झिझक झलक रही थी। उस पल पूरा सामाजिक ताना-बाना मानो बदल गया। राहुल अब मजाक का पात्र नहीं, बल्कि एक प्रतीक था, सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो भीड़ कुछ देर पहले हंसी ठट्ठा कर रही थी, वही अब गंभीर और शांत खड़ी थी। सबकी निगाहें आर्या पर टिक गईं। उनके चेहरे पर सवाल था, अब वह क्या करेगी? आर्या के होंठ कांप रहे थे। उसने नजरें चुराने की कोशिश की लेकिन असफल रही। उसकी अपनी ही चुनौती अब उसके गले की फांस बन चुकी थी। भीड़ से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, तुमने कहा था कि अगर ये प्रोफेशन से बेहतर बजाएगा तो तुम शादी करोगी। अब वादा निभाओ। दूसरे ने तुरंत जोड़ दिया, हाँ, हमने सबने सुना था। यह सिर्फ मजाक नहीं था, यह सबके सामने किया गया वादा था। आर्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने तो बस मजाक किया था। तुम लोग इसे गंभीरता से क्यों ले रहे हो? राजीव मेहता आगे बढ़े। उनकी आवाज कड़ी थी। क्योंकि मजाक अपमान का नहीं होना चाहिए। और आज राहुल ने साबित किया है कि वह सिर्फ सफाई कर्मी नहीं, बल्कि एक महान कलाकार है। तुम्हारा वादा अब सिर्फ निजी बात नहीं रहा, यह तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा है। भीड़ ने सहमति में शोर मचाना शुरू कर दिया। वादा निभाओ। अगर तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं तो तुम्हारी दौलत की भी कोई कीमत नहीं। आर्या घबरा गई। उसने हाथ उठाते हुए भीड़ को शांत करने की कोशिश की। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं अरबपति हूं, मेरा नाम, मेरी इज्जत, यह सब दांव पर लग जाएगा। लेकिन भीड़ से किसी ने तुरंत जवाब दिया, आज राहुल की इज्जत दांव पर लगी थी। फिर भी उसने हमें अपना दिल खोलकर दिखाया। अब तुम्हारी बारी है। हॉल की हवा भारी हो गई। हर कोई आर्या को घेर रहा था और वह खुद को बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। राहुल चुपचाप खड़ा था। उसकी निगाहों में चुनौती नहीं, बल्कि गहरी शांति थी। मानो वह कह रहा हो, मैंने अपना सच दिखा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। भीड़ की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। हर कोई अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ लोग लाइव स्ट्रीम चला रहे थे और सोशल मीडिया पर यह दृश्य तेजी से फैल रहा था। कुछ ही मिनटों में वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच चुका था। किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, यह पहले ही ट्रेंड कर रहा है। दूसरा बोला, अगर आर्या पीछे हट गई तो उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। आर्या के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बार बार स्क्रीन पर झलकते कमेंट्स की ओर जा रही थीं। लोग लिख रहे थे, घमंड की असली हार। पैसा सब कुछ नहीं होता। राहुल ही सच्चा विजेता है।
आर्या ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर देखा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये मजाक था। शादी कोई खेल नहीं। लेकिन उसी वक्त राजीव मेहता ने तीखी आवाज में कहा, मजाक तब तक मजाक है जब तक किसी की इज्जत दाव पर न हो। राहुल ने यहां अपनी आत्मा खोलकर रख दी। और तुमने सबके सामने उसे चुनौती दी थी। अब तुम्हारे शब्द तुम्हें ही बांध रहे हैं। भीड़ से आवाजें उठीं। हाँ, अगर वादा निभा नहीं सकती तो इसे कहती क्यों? सिर्फ दौलत होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, ईमानदारी भी चाहिए। आर्या के हाथ कांप रहे थे। वह समझ चुकी थी कि यह मामला अब निजी नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय चर्चा बन चुका है। टीवी चैनलों पर भी इस घटना की झलकियां चलने लगी थीं। राहुल अब भी शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था न अहंकार। वह सिर्फ कह रहा था, मैंने तुम्हारे अपमान का जवाब अपने संगीत से दिया है। अब तुम्हें अपने शब्दों का जवाब देना है। आर्या की आंखें भर आईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके अहंकार ने उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वापसी मुश्किल है। हॉल में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। हर कोई आर्या को देख रहा था, मानो उसके अगले शब्द पूरे किस्से का भविष्य तय करेंगे। कैमरों की रोशनी उस पर गिर रही थी और सोशल मीडिया पर दर्शकों की संख्या लाखों पार कर चुकी थी। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मेरी हैसियत, मेरा समाज, मैं सब खो दूंगी। भीड़ से शोर उठा। तो फिर तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं। अगर दौलत ही सब कुछ है तो इंसानियत कहाँ है? आर्या की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा जीवन दिखावे और अहंकार पर टिका था। लेकिन आज सामने खड़ा आदमी, जिसे उसने नौकर समझकर अपमानित किया, उसकी आंखों में सच्चाई और गरिमा झलक रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, आर्या, मैं तुमसे शादी की मांग नहीं कर रहा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम अपने शब्दों की कीमत समझो। शादी कोई सौदा नहीं, मगर सम्मान हर इंसान का अधिकार है। भीड़ कुछ पल के लिए शांत हो गई। सबको लगा कि राहुल के शब्दों ने जैसे हवा का रुख बदल दिया हो। आर्या ने कांपते होठों से पूछा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? राहुल ने उसकी ओर सीधे देखा। उसकी आवाज स्थिर थी, मगर उसमें गहरी दृढ़ता थी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा मजाक बनाने की बजाय मेरी कला को उसका हक दो। तुमने मुझे चुनौती दी थी, अब तुम मुझे एक मौका दो, फिर से संगीत की दुनिया में लौटने का। मुझे अपने पंख वापस चाहिए। भीड़ से तालियां बज उठीं। किसी ने कहा, वाह, यही सच्चा जवाब है। आर्या का दिल जोर से धड़क रहा था। वह समझ गई थी कि राहुल बदला नहीं चाहता, बल्कि एक नया आरंभ चाहता है। उसके भीतर अपराधबोध की लहर दौड़ गई। हॉल अब फिर से भरा हुआ था, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। पहले जो भीड़ तमाशा देखने आई थी, अब वही उत्सुकता से राहुल और आर्या का अगला कदम सुनना चाहती थी। आर्या धीरे धीरे मंच पर आई और माइक्रोफोन थाम लिया। उसकी आवाज में पहली बार घमंड नहीं, बल्कि कंपकंपी और पछतावा था। आज रात मैंने एक बड़ी गलती की। मैंने एक इंसान का अपमान किया, उसे अदृश्य कहा और अपनी दौलत के अहंकार में उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई। लेकिन वही इंसान आज अपनी कला से साबित कर चुका है कि असली पहचान इंसानियत और प्रतिभा से होती है, दौलत से नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि वही आर्या, जो अभी तक अहंकार की मूर्ति लग रही थी, अब इतनी विनम्रता से बोल रही थी। उसने आगे कहा, मैंने जो वादा सबके सामने किया था, उसे मैं शादी के रूप में पूरा नहीं कर सकती। लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से निभाना चाहती हूं। मैं राहुल को मंच पर वापस लाने का संकल्प लेती हूं। मेरी कंपनी उसके करियर की नई शुरुआत करेगी। वह सिर्फ होटल का सफाईकर्मी नहीं रहेगा, बल्कि एक कलाकार की तरह उभरेगा। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राजीव मेहता ने सिर हिलाकर कहा, यह सही रास्ता है। समाज को ऐसे ही फैसलों की जरूरत है। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, आर्या।
मुझे शादी नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए था कि मैं फिर से संगीत को जी सकूं। आर्या ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। और मैं वादा करती हूं कि अब से मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर उस इंसान की इज्जत करूंगी जिसे समाज अदृश्य समझता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। लोगों की आंखों में आंसू थे। होटल के कई कर्मचारी, जो अब तक चुपचाप कोनों में खड़े थे, आगे बढ़े और गर्व से राहुल को सलाम किया। उस रात वहां मौजूद हर व्यक्ति ने सीखा, सम्मान दौलत से नहीं बल्कि इंसानियत से मिलता है। भीड़ की तालियों के बीच राहुल ने फिर से पियानो की ओर कदम बढ़ाए। इस बार उसके चेहरे पर कोई डर या संकोच नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास और शांति। वह धीरे धीरे बैठा और बोला, ये धुन आज की रात के लिए है। एक नए आरंभ के लिए, एक दूसरे मौके के लिए। उसकी उंगलियां चाबियों पर नाचने लगीं। सुर उठे, धीरे, कोमल, जैसे सुबह की पहली किरण। फिर वे तेज हुए, मानो आंधी की तरह बीते हुए दुखों को बहाकर ले जा रहे हों। और फिर अचानक संगीत शांत हो गया, जैसे गहरी सांस लेकर नई जिंदगी शुरू हो रही हो। हर सुर सुनने वालों के दिल तक पहुंच रहा था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। यह संगीत सिर्फ राहुल का नहीं था, यह हर उस इंसान की आवाज था जिसे समाज ने कभी अदृश्य कहा। आर्या मंच के कोने पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू हार के नहीं, बल्कि आत्मबोध के थे। उसने महसूस किया कि दौलत और शोहरत का कोई मतलब नहीं, अगर इंसान दूसरों की इज्जत करना न सीखे। राजीव मेहता ने धीमी आवाज में कहा, ये कोई साधारण प्रस्तुति नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। जब आखिरी सुर हवा में गूंजा और धीरे धीरे थम गया, पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोग लगातार तालियां बजा रहे थे, मानो यह क्षण कभी खत्म न हो। राहुल ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। उसके दिल में एक ही भाव था, मैंने खुद को फिर से पा लिया। और उसी पल यह साफ हो गया कि यह कहानी सिर्फ एक सफाईकर्मी और एक अमीर लड़की की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपमान के अंधेरे से निकलकर सम्मान की रोशनी तक पहुंचता है।